एक दिन एक फॉरेस्ट ऑफिसर, अमरनाथ और दीप तीनों फॉरेस्ट ऑफिस में बैठे थे। अमरनाथ और दीप, तुम दोनों इस इलाके के बेस्ट शिकारी हो। मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया है, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इस जंगल में भेड़िए बहुत बढ़ गए हैं और वो कोई आम भेड़िए नहीं लगते, थोड़े अजीब है। आप फिक्र मत करो सर जी, काम हो जाएगा। कल सुबह तक सारे भेड़िए खत्म हो जाएंगे। पर ये काम आप भी तो कर सकते हैं, हमारी क्या जरूरत है? अरे तुम समझ नहीं रहे हो, हम सरकारी आदमी हैं और इसीलिए हमें जंगल के किसी भी जानवर को मारने की इजाजत नहीं है। ठीक है, पर इसके पैसे? काम होते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अचानक दीप का ध्यान ऑफिसर के बाएं हाथ पर गया। वहां उसने देखा कि किसी जानवर ने ऑफिसर को पंजा मारा था। ये पंजा किसने मारा आपको? किस जंगली जानवर के साथ सामना हुआ था आपका? अरे नहीं नहीं, ये तो बस प्रैक्टिस करते वक्त लोहे के तार से टकराया था, तभी ये चोट आ गई थी मुझे। दीप को ऑफिसर के जवाब पर पूरा यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो निशान उसे किसी जंगली जानवर का ही लग रहा था। बात खत्म होते ही अमरनाथ और दीप वहां से चले गए। उसी रात अमरनाथ और दीप शिकार करने के लिए जंगल में निकल गए। वो दोनों ही गाड़ी से घने जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अमरनाथ गाड़ी चला रहा था और दीप उसके बगल में बैठा हुआ था। इतनी भी क्या जल्दी थी? क्या हम शिकार करने सुबह नहीं जा सकते थे? नहीं, सुबह शिकार करने में मजा नहीं आता। इसमें मजे की क्या बात है? रात को कितना खतरा होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जंगल और यहाँ के जानवर हमारे लिए नए हैं। कोई खतरा नहीं होता। रात में सब जंगली जानवर सो जाते हैं और तभी उनका शिकार करना आसान होता है। सुबह के वक्त वही जानवर अलर्ट होते हैं और तभी उनसे हमें ज्यादा खतरा हो सकता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई जंगली जानवर जाग रहा होगा तो क्या उसे भी हमेशा के लिए सुला देंगे? तू तो बिना बात के डरता रहता है। चुप, कुछ नहीं होगा। दीप बहुत ही डरा हुआ था। अमरनाथ ने जंगल के बीचों बीच गाड़ी को रोक दिया और दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। जंगल बहुत घना था, इसलिए चांद की रोशनी भी उन तक ज्यादा नहीं आ रही थी। अमरनाथ ने गाड़ी से 2 बंदूकें निकाली और एक दीप के हाथों में थमा दी और कहा, ये ले बंदूक, फुल्ली लोडेड है। अगर कोई भेड़िया तुझे दिखे तो सीधा शूट कर देना। सुबह तक काम खत्म करना है। और हाँ, अब तू डरना बंद कर, मैं हूं तेरे साथ। चल अब। अमरनाथ और दीप जंगल में आगे बढ़ने लगे। उतने में उन्हें एक भेड़िए के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दीप वो आवाज सुनकर थोड़ा डर गया, पर अमरनाथ वो आवाज सुनकर बहुत खुश हुआ। लगता है हम पहुंच गए। चल, भेड़ियों का शिकार करते हैं। अमरनाथ भागता हुआ आगे बढ़ने लगा। दीप भी उसके पीछे भागने लगा, पर अमरनाथ तेजी से भागकर आगे निकल गया। अमरनाथ, अरे मेरे लिए रुको जरा। अमरनाथ! दीप अचानक से रुक गया। उसे अमरनाथ कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने वहीं रुककर आवाज लगाना शुरू किया। अमरनाथ! अमरनाथ! कहाँ है तू? अमरनाथ! बहुत दूर से अमरनाथ की आवाज आई। अरे मैं यहां हूं, जल्दी से आगे आ जा। दीप डरते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए चल रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक भेड़िया आ गया
उस भेड़िए को देखकर दीप से डर के मारे बंदूक भी नहीं उठाई गई, क्योंकि वो कोई मामूली भेड़िया नहीं था। वो भेड़िया आम भेड़ियों की तुलना में काफी बड़ा था, और सबसे भयानक बात ये थी कि उसे 2 सिर थे। वो बेहद खूंखार लग रहा था। डर के मारे दीप के हाथ से बंदूक छूट गई। अरे, इसके तो 2 सिर है। ऐसा भेड़िया मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। देखोगे भी नहीं, क्योंकि हम इस जंगल में ही रहते हैं। भेड़िए के मुंह से आवाज सुनकर दीप और भी ज्यादा डर गया। तुम बोल भी सकते हो? हाँ, और हम सिर्फ इंसान खाते हैं। भेड़िए की ये बात सुनकर दीप वहां से भागने लगा। भेड़िया भी उसके पीछे भागा। यहाँ अमरनाथ बंदूक हाथ में लिए ध्यान से चल रहा था कि तभी अचानक उसे दीप के चिल्लाने की आवाज आई। अमरनाथ पीछे मुड़ा। दीप, क्या हुआ तुझे? कहां पर है तू? वो दीप की आवाज के दिशा में भागने लगा। अचानक उसे बहुत सारे भेड़ियों की रोने की आवाज आने लगी। वो थोड़ा डर गया, पर फिर भी भागता रहा। रास्ते में उसे दीप की पड़ी हुई बंदूक नजर आई। पता नहीं कहां चला गया ये। दीप, दीप! अमरनाथ ने फिर भागना शुरू किया, पर भागते भागते उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसने पीछे देखा तो डर के मारे सुन्न हो गया। नीचे बहुत सारा खून पड़ा हुआ था और बगल में खून में लिपटे हुए दीप के कपड़े। तभी उसे पीछे से झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे दिखा कि 4 लाल आंखें उसे घूर रही थी। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और उन आंखों की तरफ तान के खड़ा रहा। अच्छा, तो तुम 2 भेड़िए हो, आ जाओ। वो 4 लाल आंखें जैसे ही झाड़ियों से बाहर आई, अमरनाथ डर से कांपने लगा। उस 2 सिर वाले बड़े भेड़िए को देखकर अमरनाथ के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकली। उस भेड़िए के दोनों मुंह से खून टपक रहा था। वो अमरनाथ की तरफ बढ़ने लगा। अमरनाथ ने हिम्मत करके उस पर एक गोली चलाई, पर वो गोली एक मामूली पत्थर की तरह उस भेड़िए के पेट से टकराई और नीचे गिर गई। उसने दूसरी गोली मारी, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे इन खिलौनों से हमें कुछ नहीं होगा। भेड़िए की वो भयानक आवाज सुनकर अमरनाथ बुरी तरह से डर गया और उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। वो उस भेड़िए से अपनी जान की भीख मांगने लगा। मुझे जाने दो, मैं आगे से इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। इस जंगल में कोई शिकार करने नहीं आ सकता, पर तुम यहाँ तक आ गए। मुझे बताओ, हमें मारने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? वो उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने। उस ऑफिसर को कल ही मार देना चाहिए था, पर वो बच के निकल गया। मुझे लगा हमारे डर से वो जंगल की तरफ फिर से नहीं आएगा, पर मैं गलत था। कोई बात नहीं, तुम्हारे बाद उसको भी खत्म कर देंगे। मतलब उस ऑफिसर को तुम्हारे बारे में पता था, फिर भी उसने हमें यहाँ मरने के लिए भेजा? कल मैंने उसके हाथ पर एक वार किया था, पर वो भाग गया। आज उसके घर में घुसकर उसे मारूंगा। भेड़िया अमरनाथ की तरफ बढ़ा और उसने जोर से उसकी छाती पर पंजे से 2 वार किए। अमरनाथ के कान और मुंह से खून बहने लगा। भेड़िए ने आगे बढ़कर उसके पेट को अपने दांतों से फाड़ दिया और अमरनाथ की वहीं मौत हो गई। उस भेड़िए के मुंह से
बहुत सारा खून टपक रहा था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और बहुत सारी लाल आंखें दिखने लगी। तुम सब इसे खाओ, तब तक मैं उस ऑफिसर को देखता हूँ। आज के बाद कोई भी हमारे जंगल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। इतना कह के वो भेड़िया वहां से भाग निकला और बहुत सारे उसके जैसे दिखने वाले भेड़िए झाड़ियों से आकर अमरनाथ की लाश को खाने लगे। ऑफिसर अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी उसे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई और वो जाग गया। दरवाजा खुलते ही उसे दीवार पर उस भेड़िए की परछाई दिखने लगी और वो काफी डर गया। भेड़िया गुस्से में ऑफिसर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। ऑफिसर ने तुरंत टेबल पर पड़ी हुई बंदूक उठाई और भेड़िए पर गोली चलाने लगा। भूल गए क्या ऑफिसर, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भेड़िए ने एकदम से ऑफिसर पर छलांग लगाई और एक ही वार में उसे मार दिया। ऑफिसर को मारने के बाद भेड़िया जोर से चिल्लाया। उस हादसे के बाद उस जंगल की तरफ कोई भी इंसान जाने से डरने लगा। पर भूख लगने पर वो भेड़िए इंसानों की बस्ती में आकर लोगों को खाने जाते थे। शहर से दूर हरे भरे जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव है, रामपुर, जहां गांव का मुखिया राम सिंह अपने 2 बेटों जय और विजय के साथ हंसी खुशी रहता है। लेकिन राम सिंह को अचानक बीमारियों ने घेर लिया। भाई विजय, पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है। तुम जल्दी से जाओ और डॉक्टरनी जी को बुला लाओ। मैं पिताजी के साथ ही रहता हूँ। ठीक है जय, मैं यूं गया और यूं आया। डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी। अरे 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 विजय, थोड़ा सांस तो ले लो। क्या हुआ? पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरनी जी, आप जल्दी चलिए मेरे साथ, कहीं देर ना हो जाए। ओह गॉड, ऐसी बात है। बहुत समय पर आए हो तुम। थोड़ा भी लेट हो जाता ना तो मैं दूसरे गांव जा चुकी होती। अब चलो जल्दी। कितना समय बचा है मेरे पास बिटिया? अरे क्या मुखिया जी, ऐसी बातें बोलकर क्यों अपने बच्चों को डरा रहे हैं? क्यों बूढ़े से मजाक कर रही हो बिटिया? जाना तो जीवन का सबसे बड़ा सच है, इससे क्या बचना। कुछ नहीं हुआ आपको, मामूली सी सर्दी खांसी है बस। बड़ा सच हो या छोटा, अभी तो बरसों जीना है तो जीना है बस। विजय, तुम ये 2 दवा ले आओ। एक डोज अभी दे देना सोने से पहले, दूसरा कल सुबह और तीसरा कल शाम को। वैसे फर्क तो पहले डोज में ही दिख जाएगा। डॉक्टरनी जी, सब ठीक हो जाएगा ना? अरे ये हो क्या गया है आप सबको? इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? भाई सच में इन्हें मामूली सर्दी खांसी है। विश्वास करो भाई, सब ठीक है। अब और कोई बात नहीं होगी। मैं चलती हूँ। डॉक्टरनी जी, मौसम बहुत खराब हो गया है, ऐसे में आपका जाना सही नहीं होगा। मेरी मानिए, बारिश थमने तक आप यहीं रुक जाइए। जय, डॉक्टरनी जी को गेस्ट हाउस में ले जाओ। अरे लेकिन ऐसे कैसे? डॉक्टरनी जी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसे अपना ही घर समझिए। आइए मेरे साथ।
तुम डॉक्टरनी जी को इनका कमरा दिखाओ, तब तक मैं दवा ले आता हूं। ये लोग बहुत ही भोले हैं, मगर ये नहीं जानते कि मुझे यहाँ रोक कर ये लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। अपने माथे पर परेशानी की कई लकीरें लिए डॉक्टरनी जय के पीछे पीछे गेस्ट हाउस में चली गई। वहीं विजय मेडिकल स्टोर से डॉक्टरनी की लिखी दवाई ले आया और उसने बताई गई डोज मुखिया जी को खिला दी। इसके बाद उस खराब मौसम वाली रात सभी लोग चादर तानकर सो गए, लेकिन रात के 12 बजते ही अचानक मुखिया जी की नींद खुल गई। डॉक्टरनी जी सही कहा था, दवा की एक ही खुराक ने मुझे अच्छा भला कर दिया है। शरीर टूटना भी बंद हो गया। थोड़ा पानी पी लेता हूं। अरे ये आवाज कैसी? जय, विजय, अरे कमबख्त तो उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ पिताजी? लगता है कोई जंगली जानवर गेस्ट हाउस में आ गया है। कहीं वो डॉक्टर की जान खतरे में ना पड़ जाए। हमें उन्हें बचाना होगा। अरे बाप रे, जल्दी चलो। राम सिंह जय विजय के साथ गेस्ट रूम पहुंचते हैं तो डॉक्टर रूपवती उन्हें दीवार की ओर मुंह करके खड़ी नजर आती है। उन्हें डॉक्टरनी का मुंह हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ खा रही है। तभी विजय डरते हुए कहता है, पिताजी, मुझे डर लग रहा है। मैं तो कहता हूं हम वापस चलते हैं। चुप कर डरपोक की औलाद। ऊपर वाले ने हाथी जैसा शरीर दिया है, फिर भी तुझे डर लग रहा है। डॉक्टरनी बिटिया, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बिटिया। ओ मेरी माँ, ये क्या है? मैं जो भी हूँ, मुझे भूख लगी है। आओ मेरे पास आओ। मुझे तुम्हारा दिल खाकर अपनी भूख मिटानी है। आओ मेरे पास आओ। अरे लंपटो, देख क्या रहे हो? बाहर निकलो, दरवाजा बंद करो, वरना ये मार डालेगी हमें। हाँ, चलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। अरे कमबख्तो, ये डॉक्टर की जगह किसे ले आए तुम घर में? पिताजी, मैंने तो जान बचाने वाली डॉक्टर को ही बुलाया था, पर मुझे क्या पता था कि ये जान लेने वाली चुड़ैल निकलेगी। पिताजी, मुझे अब सचमुच में डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? जो भी हो, हमें हिम्मत से काम लेना होगा बेटा। पिताजी, डॉक्टर मैडम के साथ कोई तगड़ा ही कांड हुआ पड़ा है। मैं तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाता हूँ। तब तक आप लोग इस चुड़ैल को बाहर निकलने मत दीजिएगा। अपनी बात बोलकर जय तुरंत तांत्रिक बाबा को बुलाने के लिए चला गया। उसके जाते ही गेस्ट रूम का दरवाजा चुड़ैल को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। मेरी पकड़ में जो एक बार आ गया वो बच नहीं सकता मुखिया। भागो, कहाँ तक भागोगे? जहाँ तक भागोगे मैं भी वहीं तक आऊंगी।
कहाँ जाओगे बच के? अब मैं तुम दोनों को मार कर तुम दोनों का दिल खा जाऊंगी। विजय! चुड़ैल विजय को पकड़कर मारने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो उसे पकड़ती उससे पहले उसके सर पर कोई मोटा डंडा मारता है, पर चुड़ैल को कुछ असर नहीं होता है। रुक जा चुड़ैल! क्या बात है, एक और शिकार! आज तो मेरी लॉटरी लग गई। मेरे भाई से दूर हट जा चुड़ैल, तेरा अंत आ चुका है। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझसे डरने के बजाय आपने मुझसे लड़कर मेरे अंदर की चुड़ैल को हरा दिया। लेकिन डॉक्टरनी बिटिया, तुम चुड़ैल बनी कैसे? आज से 10 दिन पहले शाम को मैं कार से अपने घर लौट रही थी, तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे मेरी कार खराब हो गई और उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। उसने मुझे अपने वश में कर लिया। तब से रोज रात 12 बजे ही मैं चुड़ैल बनकर लोगों का दिल खा रही थी। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप लोगों ने मुझे चुड़ैल से मुक्ति दिला दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह एक चुड़ैल के हाथों से डॉक्टर बच गई और उसके साथ साथ ही मुखिया और उसके बेटे भी मरने से बच गए। लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। सोहन, रश्मि, अमित और सिमरन साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं। चारों में बहुत गहरी दोस्ती होती है और चारों हमेशा साथ में ही रहते हैं। पूरे कॉलेज में चारों की दोस्ती के बारे में चर्चा होती है। कुछ ही दिनों में एनुअल फंक्शन आने वाला है, इस बार तो धमाल मचा देंगे। याद है पिछली बार हमने कितनी मस्ती की थी? फेस्ट की तैयारी करना, दोस्तों के साथ कॉलेज घूमना और ढेर सारी फोटो खींचना। एनुअल फेस्ट हमेशा ढेर सारी यादें लेकर आता है। चारों जोर शोर से एनुअल फेस्ट की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन इस बार एनुअल फेस्ट इनके कॉलेज में ना होकर दूसरे शहर में हो रहा होता है, जिसके लिए सभी को कॉलेज की तरफ से दूसरे शहर में ले जाया जाता है। वाह, कितना सुंदर कॉलेज है। मैंने आज तक इतना बड़ा कॉलेज कभी नहीं देखा। कितना मजा आएगा। हाँ, सही कहा तुमने। यहाँ पर सारी प्रतियोगिता में हमारा कॉलेज ही जीतेगा। चारों उसी कॉलेज में रुकते हैं और अपने अपने परफॉर्मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। चारों मिलकर एक ड्रामा परफॉर्म कर रहे थे, जिसके लिए अगले दिन से उन्हें प्रैक्टिस के लिए जाना होता था। अरे यार, इतना बड़ा कॉलेज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें ड्रामा रूम कौन सा होगा। चलो किसी से जाकर पूछते हैं। ये अमित और सोहन कहाँ रह गए? तुम चिंता मत करो, वो भी आ जाएंगे। सिमरन और रश्मि ड्रामा रूम ढूंढने जाती हैं, लेकिन उन्हें आसपास कहीं ड्रामा रूम नहीं मिलता है। तभी जाकर वो एक कमरे के पास रुकती हैं। उस कमरे के ऊपर ड्रामा रूम लिखा होता है, लेकिन वहाँ ताला लगा होता है। ड्रामा रूम तो यही है, लेकिन यहाँ ताला क्यों लगा हुआ है? क्या पता। और इस कमरे की हालत देखकर लगता है मानो ये बहुत सालों से बंद पड़ा होगा। सिमरन और रश्मि खिड़की पे लगे शीशे से कमरे के अंदर झांकती हैं। वहाँ कई सारे मैनिक्विन्स पड़े थे और ड्रामा के लिए कॉस्ट्यूम भी थे, लेकिन उस रूम की हालत देखकर लग रहा था जैसे कई सालों से वो बंद पड़ा है। तभी कमरे के अंदर से अचानक एक मैनिक्विन आकर खिड़की पर गिरती है। रश्मि और सिमरन देखकर डर जाती हैं।
ये कमरा तो बंद है, लेकिन ये मैनीक्विन अपने आप कैसे गिर गई? मैं तो पूरी तरह डर गई थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और रश्मि सिमरन को डांटने लगता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं कि ये ड्रामा रूम कई सालों से बंद है? यहाँ कोई भी ड्रामा प्रैक्टिस नहीं होता है। हमें नहीं पता था, हम इस कॉलेज में नए आए हैं। क्या आप हमें ड्रामा रूम का पता बता सकते हैं? 1st फ्लोर, 4था कमरा। आज के बाद तुम दोनों यहाँ भटकना भी नहीं चाहिए। तुम्हें पता नहीं ये कमरा कितना खतरनाक है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है आपका? इस कमरे में अदृश्य राज छुपा है जिसे कोई कभी नहीं देख सकता। इस कमरे की वजह से कई लोगों की जान गई है। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो तुम दोनों यहाँ पर फिर कभी आने की हिम्मत मत करना। रश्मि और सिमरन वहाँ से डरकर भाग जाती हैं और ड्रामा रूम में आकर अमित और सोहन को सारी बात बताती हैं। दोनों इन बातों को मजाक समझकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम दोनों ना किसी की भी बात सुनकर डर जाती हो। वो कोई स्टूडेंट होगा जो तुम दोनों को डराने के लिए ये सब बोल रहा होगा। हाँ, शायद तुम्हारी बात सच हो। अमित और सोहन उस ड्रामा रूम में जाने का प्लान बनाते हैं। रश्मि और अंजलि मना करती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो किसी की नहीं सुनते और बिना किसी को बताए रात में उस ड्रामा रूम में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर कोई ताला लगा हुआ नहीं होता है। दोनों अंदर जाकर देखते हैं, वहां पर कई सारे नाटक के कपड़े, जेवर मौजूद थे। लड़कियां भी ना, कौन सा भूत है यहाँ पर? लड़कियां खुद भी डर जाती हैं और हमें भी डरा देती हैं। अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूमकर सभी कुछ देखने लगते हैं। तभी उन्हें लगता है कि उसके पीछे से कोई पार हुआ। अमित पलट कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। तभी वहां पर एक मैनीक्विन अपना सर हिलाने लगती है। ये मैनीक्विन अपने आप अपना सर कैसे हिलाने लगी? शायद कोई चूहा वगैरह होगा। तभी वो कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहां पर घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगती है। अचानक लाइट भी कट जाती है और सारी मैनीक्वींस अपने आप हिलने लगती हैं। ये देखकर अमित और सोहन बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। ये अपने आप क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। तभी वहां पर कोई अमित का पैर पकड़कर ले जाने लगता है। अमित डर जाता है और वो खुद को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति अमित को अपनी तरफ खींच रही थी। अचानक एक मैनीक्वीन चलते हुए वहां पर आ जाती है और अमित का पैर पकड़कर उल्टा लटका देती है। ये क्या हो रहा है? मैं अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गया? अचानक अमित के हाथ पैर कोई मरोड़ कर तोड़ देता है। अमित दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है और वो तड़पने लगता है। ऐसा लगता है मानो जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर अपना कब्जा कर लेती हो। तड़पते तड़पते अमित की मौत हो जाती है। अमित, अरे यार, अगर तुम्हारा ये कोई मजाक है तो मुझे बहुत डर लग रहा है अमित। तभी अमित के पीछे एक खूंखार राक्षस की तरह दिखने वाला मैनीक्वीन खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और गर्दन पर हाथ डालकर उसका गर्दन दबाने लगता है। सोहन कोट को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होता है। सोहन दर्द के मारे चीखने लगता है। कौन है? छोड़ दो मुझे। अमित, कहाँ हो तुम? वो मैनीक्वीन सोहन की गर्दन पकड़कर मरोड़ देता है। सोहन की आंखें बाहर आ जाती हैं, उसके मुंह से खून बाहर आने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन सिमरन और रश्मि सोहन और अमित का परफॉर्मेंस के लिए इंतजार कर रही होती हैं। कहीं रात को ये दोनों ड्रामा रूम में तो नहीं चले गए? हमें वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। रश्मि और सिमरन ड्रामा रूम के पास जाती हैं, लेकिन वहाँ पर ताला लगा होता है। दोनों खिड़की से अंदर झांकती हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। अब हम परफॉर्म कैसे करेंगे? ऐसे तो हमारा कॉलेज हार जाएगा। हाँ, सही कहा तुमने। इन दोनों का कुछ अता पता नहीं है।
रश्मि और सिमरन अमित और सोहन को बहुत ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो दोनों नहीं मिलते। रात हो जाती है। तभी सिमरन को अमित की आवाज सुनाई देने लगती है। लड़कियां भी ना, कौन सा भूत है यहाँ पर? सुना तुमने? अमित की आवाज आ रही है। वो हमें बुला रहा है। मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। सिमरन उस आवाज के पीछे जाने लगती है। रश्मि भी सिमरन के साथ साथ जाती है। वो दोनों उसी ड्रामा रूम के पास पहुंच जाते हैं। इस बार ड्रामा रूम का ताला खुला हुआ था। दोनों ड्रामा रूम के अंदर घुस जाती हैं। अमित, कहाँ हो तुम? हमें आवाज दो। आवाज यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी उस ड्रामा रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। रश्मि और सिमरन डर जाती हैं। तभी वहाँ के सारे मैनीक्वींस हिलने लगते हैं और हंसने लगती हैं। ये क्या हो रहा है सिमरन? ये कोई अदृश्य शक्ति लगती है। दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। तभी वो खतरनाक मैनीक्वीन रश्मि के पास आकर उसका सर पकड़कर दीवार पर पटक देती है। दीवार पर सर लगते ही पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और रश्मि की मौत हो जाती है। रश्मि का शरीर नीचे गिर पड़ता है और उसका सर दीवार पर चिपक कर रह जाता है। कौन हो तुम और सभी को इतनी बेरहमी से क्यों मार रही हो? तभी कोई रश्मि का पैर पकड़कर उसे ले जाने लगता है और एक बड़े से बक्से में उसको डालकर बंद कर देता है। सिमरन बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज बाहर नहीं सुन पा रहा था। उस बक्से में बंद सिमरन की मौत हो जाती है।